हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? क्या हाल चाल भाई लोग, बताओ। सब बढ़िया। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, पूरी एनसीईआरटी को लेके। ठीक है, चलो अब पहले तो एनसीईआरटी देख लेते हैं आधी दीवार से, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है आज हम लोग समझें। ह्यूमन बीइंग हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ द फ्लावर। बोला ह्यूमन बीइंग और फ्लावर के बीच में काफ़ी घनिष्ठ रिलेशनशिप बहुत पहले प्राचीन कालों से होता हुआ चला आ रहा है। सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एरिस्टेटिक ऑर्नामेंटल सोशल रिलीजियस कल्चरल। अब ये होता है, ये शब्द आता है एरिस्टेटिक का मतलब क्या होता है, तो ये होता है सौंदर्य संबंधी। मतलब कितना बढ़िया, कितना सौंदर्य लगता है जब तुम बोलते हो कि एकदम बहुत अच्छे से, क्या नाम है, फ्लावर का पूरा बगीचा लगा होता है, कितना सुंदर, कितना आकर्षित होता है, इसलिए सौंदर्य संबंधी इसे बोला जाए है। और इसे सजावटी के रूप में भी भाई उपयोग करते हैं, फ्लावर की बात कर दी जाए। और फ्लावर की बात है सजावटी के रूप में, और सोशल मतलब जितने भी हमारे सोशल वर्कर होते हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए भी हम लोग उपयोग करते हैं। रिलीजियस, हम धार्मिक में भी अपना इस फ्लावर के प्रति फ्लावर का उपयोग करते हैं, और कल्चरल वैल्यू में तो करते ही हैं। दे हैव ऑलवेज बीन यू डेट सिंबल। ये फ्लावर नहीं है, ये एक तरीके का सिंबल है, क्या, अपनी फीलिंग को दर्शाने के लिए। तो ये दे हैव ऑलवेज बीन टू अ सिंबल फॉर द कन्वीनियंट इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज द लव। अरे प्यार कर रहा है जैसे, तो भाई अब बात कर दिया, यही क्या नाम है, 14 फरवरी की बात कर दिया, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने प्यार तो इजहार करते हैं, तो भैया इसी फूल के जरिए ही प्यार करते हैं लोग। अफेक्शन भी देते हैं, हैप्पीनेस भी देते हैं, ग्रेप भी देते हैं, मॉर्निंग भी देते हैं। मॉर्निंग नहीं होता, मॉर्निंग होता है। ठीक है, ठीक है, चल अब हम लोग थोड़ा यार जो 11 में पढ़े हो वही चीज़ एक बार रिविजन कर लें। ठीक है, देखो बात करती है, देखो हमारे 4 ओरल होते हैं, जानते ही हो। एक होता है कैलिस, एक होता है तरोला, एक होता है एंडोसियम, एक होता है गाइनोसियम। एंडोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन होती है। ठीक है, चलो अब हम लोग कैलिस, ए भगवान क्या हो गया, चलो ये हो जाएगा कैलिस। ठीक है, कैलिस की यूनिट तो सेपल बोलते हैं। ये होता है तरोला, तरोला की यूनिट को पेटल बोलते हैं। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम बोलते हैं एंडोसियम। क्या बोलते हैं, एंडोसियम। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं एंथर होते हैं, और एक होता है फिलामेंट। और इसी तो बारे में हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ की बात करिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ आ जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं जाइनोसियम। क्या बोलते हैं भैया, जाइनोसियम। अब जाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा हो जाते हैं, एक स्टाइल हो जाते हैं, एक ओवरी। ये 11th वाली चीज़ भाई हम दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है क्या। एंडोसियम की यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। हो नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा हूँ, स्टेमन। ठीक है, और जाइनोसियम की यूनिट को हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। कार्पल या पिस्टल। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रखना। ठीक है, चलो भैया ये तो हम अब एंडोसियम के स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो हमें 2 चीज़ देखने को मिलता है, एक एंथर देखने को मिलता है, एक फिलामेंट। ये फर्टाइल पार्ट होते हैं, और फिलामेंट जो होते हैं ये लॉन्ज होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और स्टेराइल पार्ट होते हैं। या तो ये जो एंथर हो जाए यहाँ पे थैलमस या पेटर से जुड़ा हो रहा है, और यहाँ पे बात कर दिए ये डिस्टल एंड होता है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं डिस्टल एंड। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, थैलमस या पेटल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आओ हम लोग पढ़ देते हैं। चलो अच्छी बात, चलो यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें। फ्लावर मतलब प्लांट में जब बात करिए, प्लांट में बात करिए, ये मान लो लेट सपोज प्लांट में जो फ्लावर दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं, बेसिकली मेरी बात समझो। ये हमारे फ्लावर हैं, बेसिकली तुम समझो, जो प्लांट में फ्लावर आने से पहले ही कुछ ना कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाता है। अब वो चेंजेस कैसे शुरू होता है ये देखो।
चेंजेस, और ये चेंजेस भाई एनसीईआरटी ने दिया है, तो मुझे लगता है पूछा जाने का पूरा चांसेस है, इसलिए हम लोग हर एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बनेंगे जब स्ट्रक्चरल एंड कुछ क्या नाम है चेंजेस हो जा, कौन सा चेंजेस हो जा, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जा। प्लांट के अंदर हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज हो जा, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने को मिलेगा, इससे बनेगा फ्लोरल प्राइमोडियम, फ्लोरल प्राइमोडियम से फ्लोरल बड बनेगा, फ्लोरल बड से इनफ्लोरेसेंस बनेगा, और फिर उसके बाद फ्लावर बन जाएगा। तो एनसीईआरटी का पहला पैरा है ये चीज़। ये जो फ्लावर बनने से पहले तो सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे जाते हैं फ्लावर में। सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम से बनेगा फ्लोरल बड, फिर उससे इन्फ्लोरेसेंस बनेगा और फिर इससे फ्लावर बनेगा। ठीक है भैया, ठीक है। अब आओ एक बार एनसीईआरटी देख लें। बोले हैं मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इन सीन ऑन प्लांट। बोले हैं जैसे कि भैया बात कर दी जाए, जो प्लांट में फ्लावर दिखता है उससे पहले ही कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है। यहाँ पे लिखा है देखो इधर, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है। बोला है कि सबसे पहले, अब मैंने 4 शब्द मैं दिखाऊंगा, बस वही देखो पहले। सबसे पहले ये समझो कि प्लांट में जो फ्लावर आता है उसमें आने से पहले कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है। अब इधर देखो, सबसे पहले प्लांट में चेंज होता है फ्लोरल प्राइमोडियम से बनता है फ्लोरल बड। ये 2 लाइन ऐसे ही बनाओ, फ्लोरल प्राइमोडियम से बनता है फ्लोरल बड और फ्लोरल बड से बनता है इन्फ्लोरेसेंस। मैंने 3 लाइन बताया, अभी 3 वर्ड बताया, ऐसे पढ़ो। देखो सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम से फ्लोरल बड बनता है, ठीक है, और फिर फ्लोरल बड से क्या बनता है, इन्फ्लोरेसेंस बनता है। क्या बनता है, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। देन फ्लावर बनता है। मैं 4 लाइन बता रहा हूँ, 4 शब्द पकड़वाना कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तुम ये देखो, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज होता है, और सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है, उससे चेंज होता है फ्लोरल बड बनता है, फिर उससे चेंज होता है इन्फ्लोरेसेंस बनता है, फिर उसके बाद फ्लावर बनता है। तो ये पूरा मैं तो ऐसे डायरेक्ट लिखा दिया हूँ, फ्लोरल प्राइमोडियम, फ्लोरल बड, फिर उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, फिर उसके बाद फ्लावर, ऐसे मैंने भी लिखवा दिया है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एंथर पे। बोल दिया जाए स्टेमन या माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन। अब हम इन तीनों तो अलग अलग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं। अब स्टेमन की बात कर दी जाए तो स्टेमन जो होते हैं यार, रटने वाली चीज़ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। अगर बायोलॉजी भी रटने पे आ जाओ ना तो फिर क्या ही हो जाए बायोलॉजी, ठीक है। अब देख भाई, बायोलॉजी में बोल रहा हूँ, ये तो एंथर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे 2 लोब देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं बायलोब। पहले देखो, ये 2 लोब दिखे, हाँ सर 2 लोब दिखे, इसलिए हम बोलते हैं बायलोब, ठीक है। बायलोब इसलिए बोलते हैं। अब देखो, हर एक लोब का मतलब क्या हुआ, एक लोब ये। अब मैं अदर भाई सुन, या तो सुन, ये होता है थैलमस। यहाँ पे क्या पाया जाए, थैलमस या तो पेटल पाया जाएगा इस वाले रीजन में, या तो थैलमस पाया जाएगा या तो पेटल पाया जाएगा, ठीक है। थैलमस पाया जाएगा या तो पेटल पाया जाएगा। अरे सुन यार, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, या तो पेटल पाया जाएगा, थैलमस या पेटल। अच्छा, मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर दूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर थैलमस और पेटल के रिस्पेक्ट में बोल दूँ तो ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट और
यहाँ पे बी वाला पॉइंट, मैं 2 पॉइंट बना रहा हूँ, ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट यहाँ पे कौन पास में, सर ए वाला पॉइंट जो है ये थैलमस और या चाहो पेटल के पास में होता है, इसलिए हम इस एंड को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, थैलमस या पेटल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। और वहीं पे बात करिए बी वाले पॉइंट पे, हम इसे बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। किसके रिस्पेक्ट में, थैलमस या पेटल, ठीक है, डिस्टल एंड बोलते हैं। तो बात क्लियर हो रही। अब मैंने बोला कि जो एंथर होता है वो टर्मिनली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, और हर एक लोब में, अगर मैं और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो तुम ये देखो, तो इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे तुम देखो, ये पूरा एक लोब है, ठीक है, एक लोब है। इसमें हमें एक लोब के अंदर, एक लोब के अंदर एक थीटा और दो थीटा, और इसी वजह से एनसीईआरटी ने लिखा है ईच लोब हैव 2 थीटा। यहाँ पे देखो, हर एक लोब में हमें 2 थीटा देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इस कंडीशन को बोलते हैं डायट थीटा। डायट थीटा, हर एक लोब में हमें 2 थीटा देखने को मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं डायट थीटा। क्या बोलते हैं भैया, कौन सी कंडीशन बोलते हैं, डायट थीटा। ये बात समझ में आ रही, डायट थीटा, ठीक है, हर एक लोब में 2 हमें थीटा देखने को मिलते हैं, डायट थीटा। लेकिन ऐसे इसमें भी तो 2 थीटा पाए जाएंगे। अरे भैया मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी तो 2 थीटा पाए जाएंगे, ये दूसरे वाले लोब में भी तो 2 थीटा पाए जाएंगे। हाँ सर, तो टोटल कितने थीटा हुए, 4 थीटा हुए। अब इन थीटा के अंदर बात करती है, और डिटेल देखो, और डिटेल देखो, अभी हम देखते जाओ डिटेल देखो। अब मैं फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा छोटा बनाऊँगा लेकिन बनाऊँगा सब, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया ऐसा है कि हम लोग बहुत देर थीटा सेल बना दिया, थीटा सेल बना दिया कि नहीं, लो भैया थीटा सेल, 4 थीटा सेल बना दिया, लेकिन हर एक लोब में 2 थीटा सेल पाए जाते हैं। अब इनके अंदर कौन होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो रेड कलर का होता है ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। इस थीटा सेल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इस थीटा सेल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल हम बोले हैं, लोब वोब की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बोले हैं टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसलिए हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। या मैं सीधे सीधे लिख दूँ, पहले 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें देखने को मिलते हैं। हर एक थीटा के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, तो उस हिसाब से 4 थीटा है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें देखने को मिलते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। अब मैंने बोला क्या भैया, अब मैंने बोला कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अब हम लोग और अंदर हलते हैं, अब हम और अंदर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ हमें स्पोरोजेनस टिश्यू देखने को मिलते हैं। मतलब ये देखो, और छोटा कर दूँ, यहाँ पे तुम देखो, ये जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें स्पोरोजेनस टिश्यू देखने को मिलेंगे। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें स्पोरोजेनस टिश्यू देखने को मिलेंगे। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें स्पोरोजेनस टिश्यू देखने को मिलेंगे। और सुनो, इस स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जो ये वाइट कलर का पॉइंट है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। कौन होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। ठीक है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। उसी तरीके से ये भी है, उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। और लिख देते हैं, तो इन माइक्रोस्पोर के अंदर कौन से होते हैं, सेंटर में, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में हमें क्या मिलता है, स्पोरोजेनस आर प्रेजेंट इन सेंटर इन माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू आर प्रेजेंट इन
सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में हमें कौन देखने को मिलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में हमें क्या देखने को मिलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? अगर मैं और तुम्हें ये क्या नाम है, एक सेल तो उठा लूँ, तुम देखना ये वाला क्या बोलते हैं, हाँ बस ऐसे तो ठीक है। ये क्या होते हैं? थीटा सेल। ठीक है, अब उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया बना देते हैं। ये हो जाते हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसके अंदर हम और अंदर देखते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू सेल। ये सारे स्पोरोजेनस सेल होते हैं। कौन से होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, माइक्रोस्पोर की मम्मी होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या नाम है? मियोसिस करती हैं। क्या करती हैं? मियोसिस करती हैं। तो क्या बन जाते हैं? एक मिनट, मियोसिस करती हैं, क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे जाते हैं, किसमें बदल जाएगा? इस ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है ये आपस में बदल के माइक्रोस्पोर में बदल जाएगा। और माइक्रोस्पोर से डेवलप करते किसमें बदल जाएगा? पॉलन में। पॉलन पॉलन में बदल जाएगा। तो ये तुम देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो 2n होते हैं, डिप्लॉइड। जब मियोसिस हुआ तो यहाँ पे हैप्लॉइड बन गए। कितने बने? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड किसमें बदल जाए? माइक्रोस्पोर, फिर डेवलप करते किसमें बदल जाए? पॉलन में। डेवलप करते किसमें बदल जाए? पॉलन में। तो ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई, पूरी लाइनें अभी हम और देखेंगे। अच्छा, मैंने बोला जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो नियरली सर्कुलर दिखता है कि नहीं? नियरली सर्कुलर है कि नहीं? नियरली सर्कुलर है कि नहीं? है भैया, नियरली सर्कुलर है कि नहीं? हाँ है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं लेयर की बात कर लेते हैं। तो हमारे क्या नाम है, एंथर में 4 टाइप के हमें लेयर देखने को मिलते हैं: एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। ठीक है, तो जो लेयर होता है वो भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। हम थोड़ा फिर से बनाएंगे। थोड़ा फीचर मेरा गड़बड़ हो गया।
ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे हमारे क्या होंगे, सेल होंगे, जाहिर सी बात है। माइटोस्पोरेंजिया होंगे। अब हमें 4 लेयर देखने को मिलेंगी, 4 लेयर देखने को मिलेंगी। पहली लेयर क्या है, और जूम कर देना है थोड़ा। पहली लेयर एपिडर्मिस हो जाएगी। कौन सी लेयर हो जाएगी, एपिडर्मिस। लो लिख देते हैं, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है। अब फिर दूसरी लेयर हमारी हो जाएगी एंडोथेसियम। दूसरी लेयर कौन सी हो जाएगी, एंडोथेसियम। ये कौन सी लेयर होती है, एंडोथेसियम। लो लिख देते हैं, एंडोथेसियम। अब उसके बाद मिडिल लेयर आता है। मिडिल लेयर एक नहीं होती, 2-3 लेयर के होते हैं, मतलब एक लेयर से नहीं होती है। इसमें 2 लेयर होते हैं, 2 से 3 लेयर होती हैं मिडिल लेयर का। एक लेयर की नहीं बनी होती, 2 से 3 लेयर की बनी होती है। ठीक है, ये मिडिल है। और लास्ट लॉ लिख दें, ये भूल गया, ये वाली कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर। एक लेयर होती है नहीं, 2 से 3 लेयर होती हैं। कौन सी, मिडिल लेयर। फिर लास्ट वाली जो इनर होती हैं वो होती हैं टेपेटम। बाकी सारी जितनी भी लेयर बनी वो टेपेटम बची। ये सारे लेयर कौन है, टेपेटम है। एक मिनट देना, और अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये सारे जितने भी बचे टेपेटम है। ये वाली लेयर का नाम क्या है, टेपेटम। मैंने बोला एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, जिसमें 2 चीज़ों में हेल्प करती हैं, एक प्रोटेक्शन, एक डाइजेशन ऑफ एंथर। और टेप्टम क्या करता है, ये नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग पॉलन बोलो। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गई।
एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। टेप्टम क्या कहता है? नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पॉलन। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही? ठीक है, ये हालांकि मैंने इधर बनाया हुआ था, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी समझाने के लिए और अच्छे से बना दिया हर एक चीज़। अब मैं और आगे आता हूँ। अभी पहले ये एनसीईआरटी तो पढ़ा देता हूँ, फिर उसके आगे कवर करता हूँ। ये तो कवर कर दिया था, हाँ यहाँ से। वो दिया जाए, स्टेमन के पास दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। स्टेमन के पास हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं। एक मिनट रुको, मैं अपना मेंटेन कर लूँ। हैं, सही है। हाँ, स्टेमन के पास दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक फिलामेंट, एक एंथर। फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, स्टार्च लाइट होता है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और टर्मिनल लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट है। देखो ये टर्मिनल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट है। तो टर्मिनल जनरली बायलोब स्ट्रक्चर। कितने लोब हैं? दो लोब हैं, इसलिए हम बोलते हैं कौन सा लोब? बायलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एंथर। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? थैलमस से, या तुम कहो पेटल ऑफ द फ्लावर से। ठीक है, फिर बात करें नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में जब तुम देखने जाओगे तो नंबर और उनका लेंथ अलग अलग होगा। इसे हालांकि तुमने 11th में तुमने दो एग्जाम्पल इसके पढ़े भी होंगे। जब मैं याद आ रहा जहाँ तक मुझे, दो कंडीशन हम लोग पढ़ते थे। एक पढ़ते थे टेट्राडाइनमस, याद है कि नहीं? जो कि हमें टेट्राडाइनमस किसमें देखने को मिलता था? मस्टर्ड में। इनका लेंथ जो था वो वेरिएबल था। और दूसरा एग्जाम्पल था डाइडाइनमस। डाइडाइनमस जिसका एग्जाम्पल था साल्विया। ठीक है, तो ये शायद तुमने 11th में तुमने पढ़ा जरूर हो रहा है 100% टू। बस ये दो कंडीशन का नाम होता है टेट्राडाइनमस, डाइडाइनमस। ठीक है, ऑफ अ डिफरेंट वे। इफ़ यू वर्क टू अ सेलेक्ट ऑफ द स्टेमन ईच ऑफ द 10 फ्लावर, 10 फ्लावर तो लो और तुम सेलेक्ट करो और उन्हें क्या नाम है देखो, बनाओ, स्लाइड बनाओ, तो तुम्हें लार्ज वेरिएशन इन साइज, शेप, नेचर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आओ यहाँ पे। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। विथ हर एक लोब, ईच लोब हैव टू थीटा, इसलिए हम बोलते हैं डायथीटस। और फिर उसके बाद ऑफ्टन अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ रन, बोला है कि लॉन्जिट्यूडनली में एक ग्रोथ रन करती है, लेंथ वाइज सेपरेट करती है, किसे? थीटा को। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेशन ऑफ एन एंथर। ठीक है, दी बाइलोब नेचर, दी बाइलोब नेचर। एक मिनट जो बड़ा हो जाओ भैया। दी बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टेंट इन दी ट्रांसफर सेशन। बोले हैं बाइलोब्ड नेचर, बात कर दिया। बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर बहुत अलग होता है। जब हम ट्रांसफर सेशन इसका देखते हैं तो उसमें जो ऐसा हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। ये बोला है कि एंथर देखो, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे 4 साइडेड है। एक साइड ये है, इस साइड ये है, अभी हटा दूंगा हालांकि। एक साइड ये है, ये साइड ये है। अगर तुम देखो तो टेट्राड्रोनल की तरह नज़र नहीं आ रहा है, टेट्राड्रोनल की तरह नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बोला है जब हम कट करते देखते हैं तो एंथर हमें 4 साइड में बटा हुआ मिलता है, जिसे हम बोलते हैं टेट्राड्रोनल, जिसे हम बोलते हैं टेट्राड्रोनल। एक मिनट जो हट मत जाना। ठीक है, हाँ, टेट्राड्रोनल होता है। ठीक है, 4 साइडेड, जैसे हम बोलते हैं टेट्राड्रोनल स्ट्रक्चर ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। उस टेट्राड्रोनल के कॉर्नर में हमें क्या देखने को मिलता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। कॉर्नर 2 इन ईच लोब, मतलब हर एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, दी माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करते, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करते थे, इसमें बदल जाएंगे पॉलन सेट में। ठीक है, देखो याद रखना वो कहाँ फंसाएगा, वो तुम्हें थोड़ी ना फंसाएगा, यही लाइन दिखाओ, तुम इसी लाइन में बदलो फंसोगे कि ये पॉलन ग्रेन में बदलता है कि पॉलन सेट में बदलता है। याद रखना, तो पॉलन सेट में बदलेगा, पॉलन सेट में। भाई उस समय हम लोग के माइंड में बस इतना पॉलन देख के ही सही टेस्ट मार देते हैं, लेकिन पॉलन सेट और पॉलन ग्रेन में बहुत अंतर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है फर्दर पॉलन सेट में,
शहद एक थैला होता है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है, इसी को हम शहद तो बोलते हैं, पॉलन शहद तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करते किसमें बदल जाता है, पॉलन शहद में। दी स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूडनली और थॉट दी लेंथ वाइड ऑफ एन एंथर आर पैक्ड विथ अ पॉलन ग्रेन। इसका कोई मतलब नहीं है, पढ़ लेना। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर और डिटेल देखते हैं। बोले इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, जब हम देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर तो हमें नियरली कैसे मिलता है, सर्कुलर इन आउटलाइन। ये टेट्राजोनल किसका स्ट्रक्चर था, ये एंथर था। एंथर तो जब हमने देखा तो टेट्राजोनल स्ट्रक्चर देखा, लेकिन जब ये स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब इससे हम जब देखें ये इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, तो ये बेसिकली सर्कुलर इन आउटलाइन हमें देखने को मिला। इन जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर, ये 4 वॉल से घिरा होता है। फर्स्ट हो जाएगा अपना एपिडर्मिस, दूसरा हो जाएगा एंडोथेसियम, तीसरा हो जाएगा मिडिल लेयर, चौथा हो जाएगा टेप्टम। ठीक है, पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा हो जाएगा टेप्टम। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दी आउटर 3 लेयर, बाहरी के 3 लेयर मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर क्या परफॉर्म करते हैं, प्रोटेक्शन और हेल्प करते हैं जिसमें डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन। दी इनर मोस्ट वॉल लेयर इज अ टेप्टम, जो कि नरिश करता है किसे, डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, तो ये नरिश करता है। और सेल ऑफ द टेप्टम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, और जो टेप्टम के साइटोप्लाज्म की बात कर दी जाए तो ये क्या डेंस होते हैं कि नहीं, डेंस साइटोप्लाज्म। एंड हैव इन मोर देन 1 न्यूक्लिएटर, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जनरली टेप्टम के पास डेंस साइटोप्लाज्म और मोर देन 1 न्यूक्लियस। और देख देते हैं, जो ये टेप्टम है ये होता है मोर देन 1 न्यूक्लियस। एंड डेंस साइटोप्लाज्म, एंड डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, बोला है। अब समझ लो एंथर बड़ा हुआ, एंथर इज यन ए ग्रुप ऑफ द कंपैक्टली अरेंज होमोजीनियस सब्सटेंस बना लेगा जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। जब एंथर बड़ा हुआ, एंथर यंग हुआ तो क्या बना दिया, कंपैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और हम ये चीज़ें लिखे तो हैं। जब एंथर बड़ा हुआ तो ये कंपैक्टली स्ट्रक्चर बना लेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, और जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया में पाया जाएगा। यही तो लिखा था। एंथर जब बड़ा हुआ, एंथर इज यंग, तो ये ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल बना लेता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि कहाँ पे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अच्छा तुम इस वर्ड तो तुम देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, हिंदी में बोलना चाहूँ, माइक्रो स्पोर का बनना, माइक्रो स्पोर का जनरेशन होना। जनरेशन मतलब बनना। फ्रॉम पॉलन मदर सेल, कहाँ से बनेगा, फ्रॉम पॉलन मदर सेल, फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो ये माइक्रोस्पोर बन जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर डेवलप कर जाता है, तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो उसके अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं, वो मियोसिस करते हैं, और मियोसिस करने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं फिर वही बात बोल रहे हैं, सेल के पास क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि राइट कर देते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच वन अब माइक्रोस्पोर टेट्राड के हर एक सेल में बात कर दिया है, तो हर एक सेल के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को माइक्रोस्पोर में चेंज कर ले। तो बोल रहे हैं ईच वन इज है पोटेंशियल, और पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं कि हर एक सेल के अंदर, हर एक पॉलन के अंदर अपने आप को में पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को माइक्रोस्पोर में चेंज कर लेता है। कहाँ से, पॉलन मदर सेल से।
हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर जो सेल होता है, हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो हर एक सेल की बात कर दी जाए तो वो अपने पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। इसे तो हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एट दे आर फॉर्म, बोले लेकिन जो ये माइक्रोस्पोर दिख रहा है एट दे आर फॉर्म एरन इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, वो मियोसिस करके क्या बनाएंगे, 4 सेल बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड बाद में जाके मैच्योर होंगे, जब एंथर मैच्योर हो जा, डिहाइड्रेट हो जा, और यही माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, डिसोशिएट करेंगे ईच अदर और डेवलप कहाँ कर जाएंगे, पॉलन ग्रेन। ठीक है, डेवलप कर जाएंगे पॉलन ग्रेन। तो अब ये वाली लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि पॉलन मैच्योर हुआ, डिहाइड्रेट किया अपने आप को, और माइक्रोस्पोर डिसोशिएट करते फ्रॉम द ईच अदर, अपने आप से दूर दूर डिसोशिएट करते और डेवलप किसमें बदलते, पॉलन ग्रेन में। ठीक है, अब उसके बाद इन साइड दी ईच माइक्रोस्पोरेंजिया सेवरल थाउजेंड, ये तो हमने एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हम जाते देखे तो सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर देखने को मिले, और मतलब सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ही बोल सकते हैं, पॉलन रेन हमें देखने को मिला, और रिलीज विद द डाइजेशन ऑफ एंथर, जैसे जैसे एंथर फटा वैसे वैसे सारे पॉलन रेन निकलते थे। द पॉलन रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, पॉलन रेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गेमेटोफाइट कि फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट। इफ़ यू टच द ओपन ऑफ द एंथर ऑफ द वेक्टर, तो बोल रहे हैं जब तुम वेक्टर के एंथर तो तुम टच करोगे तो तुम्हें डिपोजिशन ऑफ द येलोइश पाउडरी पॉलन रेन देखने को मिलेगा, और जो कि स्प्रिंकल दिस ड्रेन ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर, उस पर वाटर डालोगे तो वो स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो तुम वहाँ पे तुम देखोगे सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं पूछा जाए, जो एनसीईआरटी इस समय पूछे थी नीट में वही देखो। अब पॉलन ग्रेन की बात कर रही है, पॉलन ग्रेन की बात कर रही है, इसके साइज, इसके शेप, इसके कलर, इसके डिजाइन है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के होते हैं, और इसी वजह से अलग अलग प्लांट में इसकी शेप, साइज, कलर, डिजाइन अलग अलग होते हैं, वैरायटी के होते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है हमारे पॉलन ग्रेन। अब हम आ जाते हैं, अब हमारा जो क्या नाम है एंथर हो गया, वो डेवलप करके किस में बदल गया, पॉलन में बदल गया है। अब देखो पॉलन ग्रेन के अंदर अब हम लोग आते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने बोला ये समझो पॉलन ग्रेन है। ठीक है, ये समझो पॉलन ग्रेन। अब मैंने बोला पॉलन ग्रेन के अंदर अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर देखते हैं। अब इसमें हमें 2 लेयर देखने को मिलते हैं, और अच्छे से बनाओ। पॉलन ग्रेन है, हमें 2 लेयर देखने को मिलते हैं, एक होते हैं एजाइन होते हैं, एक होता है इंटाइन होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एजाइन, एक होते हैं इंटाइन, एक होते हैं एजाइन और एक होते हैं इंटाइन। तो अब चलो एक लेयर पहले बना लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस लेयर, ये वाली लेयर जो कॉन्टिन्यूअस है। एक मिनट जो मुझे अच्छे से बना लूँ। इसे हम बोलते हैं अंदरी वाली लेयर। अब मुझे 3-4 बातें बताओ। ये इनर लेयर होती हैं, इनर लेयर होती है। दूसरी चीज़ ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं मतलब लगातार होती हैं, तो एक गैप अब देखने को नहीं मिलता। और ये इनर होते हैं, कॉन्टिन्यूअस लेयर होते हैं। और इतना ही नहीं, ये सेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं। इनके सेल वॉल कैसे बने होते हैं, सेलुलोज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं, पेक्टिन के बने होते हैं। और इस लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। कौन से लेयर बोलते हैं, इंटाइन। इस लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा लेयर हमें देखने को मिलता है तो इस तरीके से, इस तरीके से।
ठीक है, तो इस तरीके से इस लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। इस लेयर को हम बोलते हैं एजाइन। ठीक है, बाहर वाली लेयर होती है, एजाइन लेयर होती है। ये आउटर लेयर होते हैं, जो पहले इसके बारे में लिख देते हैं फिर लास्ट में। ये आउटर लेयर होते हैं, आउटर लेयर होती है। क्या कॉन्टिन्यूअस होती है? नहीं भैया, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती हैं। किससे बनी होती हैं? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से। और स्पोरोपोलिन से बनने की वजह से ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मतलब ये स्पोरोपोलिन की बनने की वजह से, स्पोरोपोलिन की बात है तो मोस्ट रेजिस्टेंस, इसी की वजह जो आउटर लेयर होता है इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मतलब मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक कौन होता है? ये हमारा एंजाइम। कोई भी नो एल्कली, नो स्ट्रॉन्ग एसिड, नो एंजाइम इसे डिग्रेड ही नहीं कर पाता। मतलब ना ही एंजाइम, सीधे लेते हैं, ना ही एंजाइम ना ही कोई एल्कलाइन, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देता हूँ सीधे, ना ही एंजाइम ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। ना ही एंजाइम, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, ना ही एल्कलाई, इसका तीनों मिलते या चारों मिलते कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। यहाँ तक कि एक्सट्रीम टेम्परेचर भी इसका कुछ भी ना बिगाड़ पाता है। ना ही एंजाइम, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, ना ही एल्कलाइन, कुछ भी इसका नहीं बिगाड़ पाते। नो एंजाइम डिग्रेडेड, इसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। नो डिग्रेडेड, इसे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ठीक है, नो डिग्रेडेड। ठीक है, तो याद रखना मैंने दो चीज़ बोला। इनर लेयर जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन के बने होते हैं, सेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इनर लेयर होते हैं। ठीक है, आउटर लेयर जो होते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, और किससे बने होते हैं? स्पोरोपोलिन के बने होते हैं, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। इन लेयर को बोलते हैं एंजाइम। ना ही एंजाइम, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ना ही कोई एल्कलाई इन्हें डिग्रेड कर ही नहीं पाता है। ना ही कोई एंजाइम, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, ना ही कोई एल्कलाई, ना ही हाई टेम्परेचर, कोई भी इन्हें डिग्रेड नहीं कर पाता, मार नहीं पाता। और तुम तो देख रहे हो यहाँ पे, तुम देख रहे हो यहाँ पे जो एंजाइम एब्सेंट होता है, यहाँ पे एंजाइम एब्सेंट होता है, और जहाँ पे एंजाइम एब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं जर्म कोड। एंजाइम एब्सेंट होता है इसे हम बोलते हैं जर्म कोड। क्या बोलते हैं भैया? जर्म कोड। और यहीं पे जर्म कोड का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहीं से ही क्या नाम है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगे, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगी, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगी, जर्मिनेट करेंगे। अब इनके अंदर कुछ हमारे क्या नाम है, दो सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख लो, ये सारी बातें समझ में आ रही, ये सारी बातें समझ में आ रही पॉलन जेल के बारे में। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें फ्लोर देखने को मिलेगा, तो सेल देखने को मिलेगा, कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहले की बात करिए, यहाँ पे हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेंगे। अच्छे से बनाओ,
कुछ हमारे साइटोप्लाज्म इसमें देखने को मिलेंगे आजू बाजू। ये सारे साइटोप्लाज्म भरे होंगे। अब इसमें कुछ हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस भी होगा इसमें। कौन है ये, कौन है भैया? न्यूक्लियस। और यहाँ पे कुछ हमें अलग अलग सेल देखने को मिलेंगे, सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वैक्यूल भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैक्यूल देखने को मिलेंगी, सेल देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये क्या है, वैक्यूल, वैक्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं भैया? ये हमारा कुल मिला के पोलन का जनरल इंटरव्यू था। और तो बेसिक जानकारी लेनी है तो लो भैया, 20 से 25 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। इससे 20 से 25 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। 20 से 25 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, ठीक है। और तुम्हें लेना है 25 से 50, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, तुम भी हाँ कर देते हो, लेकिन हम तभी सोच रहा हूँ, बोल भी जलत रहा हूँ, लिख भी जलत रहा हूँ। 25 से 50 माइक्रोमीटर जो होते हैं डायामीटर होते हैं, राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, पॉलिन तो हैप्लॉइड होते ही हैं। तो ये सारी जनरल बातें हैं। और पहले इतना पढ़ लेते, फिर उसके बाद जेनेटिव वेजिटेटिव सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये सब भी पढ़ ली। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। pollen grain are generally spherical, measuring about 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं इनर डायमीटर। इस pollen grain के पास दो लेयर पाए जाते हैं, हार्ड आउटर लेयर। हार्ड आउटर लेयर जो होते हैं उसे हम बोलते हैं एंजाइम। हार्ड आउटर लेयर को हम बोलते हैं एंजाइम, जो कि मेड अप ऑफ किससे होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। किससे बना होता है? स्पोरोपोलिन से बना होता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसका ना ही कोई हाई टेम्परेचर, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ना ही कोई एल्कलाई डिग्रेड कर पाता है। मतलब ना ही ये हाई टेम्परेचर से ख़राब होता है, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड से बर्बाद होता है, ना ही कोई एल्कलाई, और यहाँ तक कि छोड़ो, ना ही कोई एंजाइम भी बर्बाद कर पाता है। मतलब इसे कोई भी बर्बाद नहीं कर पाता। नो एंजाइम डिग्रेड स्पोरोपोलिन, क्योंकि स्पोरोपोलिन को कोई बर्बाद नहीं कर पाता, इसलिए इसे फॉसिल के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। सो फार नॉन पोलन एंजाइम हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। जहाँ पे पोलन ग्रेन की बात कर दिया, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, वो उसे हम उस एरिया को बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर। वहीं पे स्पोरोपोलिन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। द पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एट फॉसिल। क्योंकि जहाँ पे क्योंकि आ जाए वहाँ पे एसर्शन रीजन क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। AR टाइप क्वेश्चन, AR टाइप एसर्शन रीजन टाइप, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट ऑफ द स्पोरोपोलिन, क्यों हम इसे फॉसिल के रूप में उपयोग करते हैं? क्योंकि स्पोरोपोलिन क्योंकि डिग्रेड नहीं हो पाता, जल्दी डिग्रेड नहीं कर पाता। इसका कोई ना ही एसिड, ना ही एल्कली, ना ही बेसिड, कोई कुछ बर्बाद नहीं कर पाता। एंजाइम एग्जिबिट ऑफ द फैसिनेटिंग एरे ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन, ठीक है। ये सब बात है। अब बोले इनर वॉल, जो पोलन ग्रेन का इनर वॉल होता है, पोलन ग्रेन का इनर वॉल उसे हम बोलते हैं इंटाइन, जो कि पतला होता है, थिन होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, और मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन। दिस साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भैया हर जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म। व्हेन द पोलन ग्रेन मैच्योर इट कंटेन टू सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अब यहाँ से हम लोग बात करना है आगे। हमें लगता है एक एक चीज़ समझाने का पूरा कोशिश किया है। हाँ, अब चलो अब हम लोग आगे का प्रोसेस समझते हैं। देखो, अगर मैं फिर से रिवीजन करवा दीजिए सर, क्या ही बुरा। देखो, सीधी बात मैं यही बोलूँगा। देखो, एक मिनट,
अब हम समझते हैं कैसे ये डिवाइड होता है, ठीक है। चलो थोड़ा जूम कर देते हैं, फिर से वही चीज़ उसी तरीके से। आजा, हाँ चल आ जा भाई। देखो मैंने बोला, देखो माइक तो स्टार्टिंग से ही फिर से वही स्टार्ट होना। देखो आजा भाई। देखो मैंने बोला सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही बात स्टार्ट किए थे, तो वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करें। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस, यही हुआ था ना। अब मियोसिस होने के बाद क्या बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना था भैया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। कितने बने थे, 4। 4 माइक्रोस्पोर बने थे, इन्हें हम क्या बोले थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोले थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आधे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड ये किस में बदल देते, 4 पॉलन ग्रेन में बदल देते। 4 पॉलन ग्रेन में बदल देते। पॉलन ग्रेन में बदल देते। अब आगे जाते हैं 4 पॉलन ग्रेन। अब मैं इनका फिर से फिगर बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये हो गया था। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा नहीं बना। ठीक है, ये तो फिगर था। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे एक सेल थे। अब ये सेल डिवाइड किया, एसिमेट्रिकल थे ये जो सेल थे। ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का फिगर है। इसमें जो सेल थे वो एसिमेट्रिकल और स्पिंडल सेल थे। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड स्पिंडल शेप। ये शेप कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप थे। कौन से, एसिमेट्रिकल और स्पिंडल। जब इनमें हमने माइटोसिस करवाया, मियोसिस नहीं माइटोसिस। क्या करवाया, माइटोसिस। ये 2 सेल में डिवाइड हो रहे, 2 सेल में डिवाइड हो रहे, फेदर फेदर, ये 2 सेल में डिवाइड हो रहे। दो सेल में बट रहे। एक हो जाएंगे हमारे वेजिटेटिव सेल, एक हो जाएंगे हमारे जनरेटिव सेल। दो सेल में बट रहे थे, एक हो जाते हैं वेजिटेटिव सेल, एक हो जाते हैं हमारे वेजिटेटिव सेल, और एक सेल हमारे आ जाते हैं जनरेटिव सेल। इस सेल तो हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल की बात कर दी जाए, और ये सेल कैसे होता है, जनरेटिव सेल। हम वेजिटेटिव सेल के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी भी प्लॉइडी यन ही होती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये मियोसिस हो चुका है इनके अंदर, तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में ही मियोसिस हो जाता। अब वेजिटेटिव सेल के तो फीचर की बात दिया जाए तो ये बड़े होते हैं, तो बिगर होते हैं। मतलब जेनेटिव सेल से तुलना में वेजिटेटिव सेल बड़े होते हैं, तो बिगर होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये बिगर होने के साथ साथ इनके पास फूड रिजर्व मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जनरेटिव सेल। तो इनके पास क्या होता है, फुल ऑफ फूड रिजर्व बोल दो, फुल ऑफ फूड रिजर्व। कुल मिलाते फूड माल मसाला जितने भी हैं सब हमारे लिट उठा भाई, लिट उठा। ठीक है, फूड रिजर्व। और एक काम करते हैं, यहाँ पे आटा नहीं रहा,
यहाँ पे लिख देता है। वेजिटेटिव सेल, ये होते लार्ज, बिजर, बिजर, और इतना ही नहीं भैया, बिजर के साथ साथ मोर रिजर्व फूड, या तुम बोल सकते हो फुल फूड रिजर्व। इनके अंदर फुल फूड रिजर्व भरा होता है, पूरा माल मसाला इन्हीं के अंदर भरा होता है। और इतना ही नहीं भैया, और इतना ही नहीं, इनका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है, और लार्ज और इरेगुलर शेप का होता है। लार्ज होते हैं, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर शेप का, GULAR, रेगुलर, ठीक है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये डेंस होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है एज कम्पेयर टू जेनेटिव सेल। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव सेल के अंदर का फीचर हो जाए। और जेनेटिव सेल की बात कर दी जाए तो ये स्मॉलेस्ट होते हैं। जेनेटिव सेल की बात कर दी जाए तो जेनेटिव सेल वो वेजिटेटिव की तुलना में वो स्मॉल होते हैं। तो जेनेटिव सेल की बात कर दी जाए तो ये बेसिकली स्मॉल होते हैं, और ये फ्लोट करते हैं वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, ये फ्लोट करते हैं। तो हम लिख देते हैं जेनेटिव सेल फ्लोट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ जेनरेटिव सेल। जो जेनेटिव सेल होता है ये फ्लोट करते रहते हैं, किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोट FLOAT, FLOAT, फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिव सेल और वेजिटेटिव, इस सेल को हम बोलते हैं टू सेल स्टेट। कौन से सेल स्टेट? टू सेल स्टेट। और टू सेल स्टेट कितने % होता है? टू सेल स्टेट की बात करिए ये 60% होता है। कितने % होता है? 60% होता है टू सेल स्टेट। टू सेल स्टेट कितने % होता है? 60। अब यहाँ पे दो सेल स्टेट 60% हो जाए। अब भाई ये पॉलन मैच्योर हो जाए, पॉलन मैच्योर हो जाने के बाद ये जेनरेटिव सेल, अब ये क्या नाम है, वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल कुल मिलाते ये दो सेल हैं, तो दो सेल स्टेज कितने % होते हैं? 60%। अब थ्री सेल स्टेज में क्या होता है, बेसिकली थ्री सेल स्टेज में क्या होता है, ये जो जेनरेटिव सेल होता है, ये जो जेनरेटिव सेल होता है ये जाता है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कहाँ पे होता है? यहाँ पे समझो पॉलन ट्यूब है। ठीक है, पॉलन ट्यूब है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉलन ट्यूब। अब देखो, मैंने बोला ये जेनेटिव सेल इस पे आ गया। मैंने बोला ये जो जेनेटिव सेल है यहाँ पे जो जेनेटिव सेल है, यहाँ पे जो जेनेटिव सेल है, ठीक है, वो दो हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, ये अंदर जा रहा, आया आया आया, कौन से सेल? जेनेटिव सेल। और फिर आते आते फाइनली ये दो भागों में बट जाता, मतलब एक जेनेटिव सेल दो पार्ट में बट जाता है, दो सेल में बट जाता है। जेनरेटिव सेल होते हैं, ये कौन से सेल होते हैं? जेनरेटिव सेल। फैदर जेनेटिव सेल कितने भागों में कितने सेल में बट जाते हैं? टू सेल में, टू सेल में बट जाते हैं। और इन दो सेल को हम बोलते हैं टू मेल गैमेट। क्या बोलते हैं? टू मेल गैमेट में बट जाते हैं, टू मेल गैमेट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं। इन्हीं तो हम बोलते हैं थ्री सेल स्टेज। ओवरऑल थ्री सेल स्टेज। और कितने % होते हैं? 40%, 40% होते हैं। ठीक है, तो ये बातें अब हम लोग NCERT से पढ़ लेते हैं। देखो,
वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो टाइप के सेल हो जाए। हेलो जी, वेजिटेटिव सेल आर बेटर मोस्ट एबंडेंट फूड रिजर्व होता, लार्ज इरेगुलर शेप के न्यूक्लियस होंगे। दी जनरेटिव सेल इज ए स्मॉल फ्लोट कहाँ तक होता, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसका शेप क्या होता है, स्पिंडल शेप अबाउट विद डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो ओवरऑल 60% एंजियोस्पर्म की बात करें, पॉलन ग्रैंड कितने सेल स्टेज के होते हैं, 2 सेल स्टेज। और इन दी रिमेनिंग स्पीसीज दी जनरेटिव सेल, कौन से सेल, जनरेटिव सेल माइटोटिक करके 2 मेल गैमेट में बट जाते हैं बिफोर द पॉलन ग्रेन आर शेडेड इनटू अ 3 सेल स्टेट। और तब हम इसे बोले थे 3 सेल स्टेट। कितना परसेंट होता है ओवरऑल, 40%, अबाउट 40%। क्या ये लाइन समझ में आई पूरी, एट लाइन। अब आगे बढ़ते हैं। pollen grain of many species cause severe allergy and bronchial affliction in some people. Some people to most people, देखो most people, some people to most people, some people, ठीक है। People often leading to a chronic respiratory disorder जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इट मे बी मेंशन ऑफ द पार्थिनियम। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा भैया इस वर्ड तो बहुत ध्यान से पढ़ो, पार्थिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्थिनियम तो ही हम बोलते हैं तेरस जिरास या चांद्रेस के समय पे ये देखा जाता है, इसलिए हम बोलते हैं चांद्रेस जिरास। तेरस जिरास या पार्थिनियम तो हम बोलते हैं चांद्रेस जिरास, ठीक है। और ये कैसे आया था, ये अपने इंडिया में कैसे आया था, जब हमारे इंडिया में जैसे मान लो व्हीट को इम्पोर्ट किया जा रहा था, उसके साथ आ गया था हमारा ये तेरस जिरास या पार्थिनियम। और ये क्या टॉस कर दिया था, पॉलन एलर्जी टॉस कर दिया था, ठीक है, पॉलन एलर्जी टॉस कर दिया जाता। तो पहली चीज़ पार्थिनियम का दूसरा नाम तेरस जिरास, और ये कैसे आया था, इम्पोर्ट किया जा रहा था व्हीट को, और व्हीट के साथ ये तेरस जिरास भी आ गया था, ठीक है। और क्या टॉस दिया था, पॉलन एलर्जी। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, इट बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर। बोला है कि ये तो अब तो फैशन हो गया है पॉलन टेबलेट बना देना, पॉलन टेबलेट के रूप में फूड तो सप्लीमेंट, मतलब ये रिसेंट ईयर में क्या देखा गया कि जो पॉलन टेबलेट है ये फूड सप्लीमेंट के जरिए, फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। बोल दिया जा रहा है वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री की वेस्टर्न कंट्री, याद रखो वेस्टर्न कंट्री, इन आ वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री तो वेस्टर्न कंट्री में बात कर दी जाए तो जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट सिरप अवेलेबल इन द मार्केट, पॉलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। when once they are the said pollen then have to the land on the stigma before they lose viability। बोल रहे हैं कि ऐसा है कि अब बात है पॉलन ग्रेन तो बन जाए। अब पॉलन ग्रेन की बात है तो ये स्टिग्मा पे, ये पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है अब ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारे जाएगा स्टिग्मा पे जाएगा। तो बोल रहे हैं स्टिग्मा पे आने के लिए भी थोड़ा जो ये इनका जीवन होता है वो या तो कुछ महीने भी हो सकते हैं या तो कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं या कुछ दिन भी हो सकते हैं। अगर ये तो भैया ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। और ये तो स्टाइल है, तुम तो जानते ही हो। अब मैंने बोला कि क्या बना लेते तो हाँ, अब मैंने बोला यहाँ पे मान लो लड्डे सपोज कोई पॉलन ग्रेन आया, लेकिन इसकी वायबिलिटी 30 ही मिनट तक है, मतलब अगर 30 मिनट के अंदर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो ये इसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो वायबिलिटी का मतलब इसका जीवन चक्र 30 मिनट का होता है। और ये किसमें देखा गया है, केरल्स में मतलब जो भी हमारे राइस व्हीट वाले में है। तो बोले इट आर सेड पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन अ स्टिग्मा। अब पॉलन ग्रेन तो कहाँ पे लैंड करना है, स्टिग्मा पे, इसलिए स्टिग्मा तो हम बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। बिफोर दे लूज वायबिलिटी, मरने के पहले, जितने भी पॉलन ग्रेन है मरने के पहले स्टिग्मा पे लैंड करके फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, क्या तुमने ये सोचा कि पॉलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी। अब कैसे करते हैं देता हूँ, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबिलिटी हाईली वेरिएबल टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन दी, किस पे डिपेंड करता है, प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये जो पॉलन की जिंदगी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी और प्रिवेलिंग टेम्परेचर कैसा है और ह्यूमिडिटी कितना है। अब बोले इन सम पे ध्यान दिया जाए,
सम सीरियल जैसे कि राइस हो जाए, जैसे कि व्हीट हो जाए, जैसे कि ये अबाउट 30 मिनट में वाइबिलिटी होती है, मतलब इनका जीवन चक्र 30 मिनट में होता है। 30 मिनट में अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो ये तो निपट जाए। और वहीं पर कुछ मेंबर में देखा जाए ऐसे भी, जैसे कि रोजेसी हो जाए, जैसे कि लेटुमिनेसी हो जाए, जैसे कि सोलिनेसी, इनकी वाइबिलिटी, इनकी जिंदगी महीनों तक चलती रहती है। यू मे हैव हियर टू स्टोर इन सीमेन, बोला है तुमने ये भी सुना होगा, सीमेन तो स्टोर किया जाता है। स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन में भी बोला गया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपने सुना होगा। तो बोला पॉलन ग्रेन तो स्टोर किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। जा पॉलन तो स्टोर किया, और स्टोर पॉलन कैन बी यूज एट पॉलन बैंड, और जहाँ पे पॉलन स्टोर होता है उससे हम बोलते हैं पॉलन बैंड, ठीक है। सिमिलर टू अ सीड बैंड। क्या कौन से कंजर्वेशन होते हैं? sc2 कंजर्वेशन होते हैं। कौन से कंजर्वेशन होते हैं? sc2 कंजर्वेशन होता है। ये सारी चीज क्रायोप्रिजर्वेशन, सीड बैंड, ये सारे sc2 कंजर्वेशन हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं फीमेल जेमेटोफाइट, ठीक है। हाँ, आ जाते हैं फीमेल जेमेटोफाइट। अब फीमेल जेमेटोफाइट पे आ जाए, हमें पढ़ना इसमें पिस्टिल के बारे में, पूरा मेगास्पोरेंजियम के बारे में। हाँ, याद रखना यहीं पे भी 2 बार जान लो, मेगास्पोरेंजियम तो क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इस लाइन को याद रखना, मेगास्पोरेंजियम तो ओव्यूल बोलते हैं। अबे भाई क्वेश्चन पूछा गया है, मेगास्पोरेंजियम तो क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम तो क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम तो ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। और इम्ब्रियोसाइट के बारे में पढ़ना। बोले जाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बोले जाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करता है? जाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दी जाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल पेस्टल, तब हम इसे बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, और में है मोर देन वन पेस्टल, तब इसे बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी। अभी बोले जो कार्पल है या 8 होंगे या तो इससे अधिक होंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन बनता है, या तो ये सारे पिस्टल या कार्पल जो होंगे ये फ्यूज्ड होंगे, तब हम बोलते हैं फ्यूज में सिन कार्पल, और या तो ये लोग फ्री होंगे, तब हम बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। ईच पिस्टल हैव 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब हम जानते हैं। स्टिग्मा कैसे सर्व करता है? एज आ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यहीं पे प्रॉब्लम लेना आते लैंड करता है। स्टाइल क्या होता है? लंबा होता है, इलॉन्गेटेड होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, और कहाँ पे पाया जाता है? बीनीथ दी स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे और ओवरी के ऊपर होता है। फिर बेसल बल्जेट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज नोन एज दी ओवरी। ओवरी के अंदर क्या हो जाता है? ओवेरियन चैम्बर, जिसे हम बोलते हैं लोचूल। ओवरी के अंदर ओवेरियन चैम्बर, जैसे कमरे के अंदर क्या हो जाए? कमरे के चैम्बर के अंदर कमरा हो जाए ना, तो वही है ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, जैसे लोचूल बोलते हैं। और दी प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन एंड द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन तुमने पढ़ा होगा। एजाइल हो जाएगा। प्लेसेंटेशन तुमने पढ़ा है? हाँ सर, तौर से बताओ यार, मुझे याद दिलवाना है, क्या ही पूरा इधर रिवीजन हो जाए। एजाइल हो जाए, पैराइटल हो जाए, पैराइटल, और फ्री सेंट्रल हो जाए, सब तो पढ़े हो यार 11th में। फ्री सेंट्रल हो जाए, और क्या हो जाता है? एजाइल हो जाएंगे, पैराइटल हो जाएंगे, फ्री सेंट्रल हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा बताओ? 2 तो और हैं, बेसल हो जाएंगे, ठीक है, और मार्जिनल हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे प्लेसेंटेशन है। तो वही हम तो याद दिलवा दिए, एजाइल में सारे हो जाएंगे, चाइमन क्या हो जाएगा? वो लेमन हो जाएगा, सिट्रस हो जाएगा। पैराइटल में आर्जिमूम और मस्टर्ड हो जाएगा। फ्री सेंटर में क्या हो जाएंगे? प्राइमरोज और डेंथस हो जाएगा। बेसल में सनफ्लावर मैरीगोल्ड हो जाएगा। मार्जिनल में वो पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात याद रखना। एराइजिन द प्लेसेंटा और मेगास्पोरेंजिया कॉमनली चार्ट ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजिया तो हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। दी नंबर ऑफ ओव्यूल इज मेनी मे हैव 1। बोले हैं कि ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या हो जाए? नंबर ऑफ ओव्यूल इन आ ओवरी, ओवरी के अंदर क्या हो जाए? ओव्यूल। ओव्यूल अगर 8 होंगे तब जिसका एग्जाम्पल व्हीट दे रहा था, पैडी दे रहा था, मैंगो। अगर ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होंगे तब हम इसे बोलेंगे पपाया, इसका एग्जाम्पल वाटरमेलन बोलेंगे, ऑर्चिड। तो इसका 3 एग्जाम्पल मुझे अभी यहीं पे याद करवा दो। अगर 1 ओव्यूल, अगर ओवरी में 1 ओव्यूल हुआ, अगर ओवरी विथ इन ओवरी में 8 ओव्यूल हुआ,
तब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हीट, पैडी और मैनग्रो हो जाएगा, एक ओव्यूल हो जाएगा। तो हम इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हीट, पैडी एंड मैनग्रो, व्हीट, पैडी एंड मैनग्रो, व्हीट, कॉमा पैडी एंड मैनग्रो हो जाएगा। और वहीं पे एंड मैनग्रो हो जाएगा। और वहीं पे अदर ओवरी में, और अदर ओवरी में बात कर दी जाए तो मेनी ओवरी, ओवरी में मेनी ओवरी देखने को मिला, ओवरी में मेनी ओवरी देखने को मिला, तब हम इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसके एग्जाम्पल बताओ। इससे तो बोलेंगे नहीं, इसका एग्जाम्पल बताओ। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे, क्या नाम है, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड हो जाता है हमारे, क्या नाम है, मोर ओवल पाया जाता है। तो कितने ओवल पाया जाते हैं, मोर देन वन ओवल, ठीक है। तो मिनी ओवल और वन ओवल। अब मेगास्पोरेंजियम तो हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम तो क्या बोलते हैं, ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम तो क्या बोलते हैं, ओव्यूल। लेटर द फेब्रुअरी आवर विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ मीन्स ऑफ द स्टार फ्यूनिकल। अब चलो, अब हम लोग बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। कहीं मैंने जगह दिया है, ओ शिट, मैंने जगह भी नहीं दिया, एक मिनट देना। अच्छा, चिना दिया समझाने के लिए, ठीक है। चलो भैया, हम लोग समझाते हैं अब ओव्यूल के बारे में। चलो भैया, अब हम एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में, चलो भाई, जुमो, चलो भाई, किसका फिगर बनाने जा रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनसीईआरटी में भी जो दिया है फिगर, एनाट्रोपस ओव्यूल का ही दिया है। शायद मुझे लगता है 2 लेक्चर तो पढ़ेगा ही कम से कम, एक तो ये चल रहा है और एक अभी और पढ़ेगा, फिर जाते पूरा चैप्टर। अच्छे समझाना है ना भाई, ऐसा है तो ये समझाना होता है, एक अच्छे समझाना होता है, उसमें समय लगता है। देखो, ठीक है, ये हो जाता है प्लेसेंटा, ये हो जाता है प्लेसेंटा। ये हो जाता है प्लेसेंटा, ये हो जाता है प्लेसेंटा, ठीक है। ये हो जाता प्लेसेंटा, क्या हो जाता है भैया, प्लेसेंटा। अब देखो, ये क्या हो जाता है, प्लेसेंटा। अब तुम देखो फ्यूनिटिल, क्या होता है फ्यूनिटिल, इससे होते हैं फ्यूनिटिल। क्या बोलते हैं भैया, फ्यूनिटिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फ्यूनिटिल बोलते हैं, ठीक है, फ्यूनिटिल बोलते हैं। अब तुम समझो कि यहाँ पे इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। 2 इंटेगुमेंट हमें देखने को मिलता है, आओ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चाहे भैया थोड़ा हो सकता है, मे भी फिगर अच्छा ना बन पाए, लेकिन प्रोसेस तो रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, हम पहले सबका नाम लिखते जाएं। इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, इसे हम बोलते हैं फ्यूनिटिल,
फ्यूनिटिल, ठीक है। और मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, इस वाले रीजन पे, जहाँ पे ये दोनों फ्यूज हुए हैं, जहाँ पे ये दोनों फ्यूज हुए हैं, मतलब मैं तुम्हें इस वाले रीजन पे दिखाता हूँ, इसे हम बोलते हैं हाइलम। जहाँ पे ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, मतलब फ्यूनिटिल और यहाँ पे इंटेगुमेंट जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। ओब्यूल और क्या नाम है, ओब्यूल और फ्यूनिटिल जहाँ पे फ्यूज कर जाते हैं उसे हाइलम बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम क्या बोलते हैं? जहाँ पे ओब्यूल और क्या नाम है, ओब्यूल और फ्यूनिटिल फ्यूज कर जाते हैं। लिख दूंगा अभी, आगे जाके सारी चीज़ें लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये सारी बात समझ में आ गई। देखो, इस एंड तो हम बोलते हैं चलाजल एंड, इस एंड तो हम बोलते हैं चलाजल एंड, चलाजा एंड, चलाजा एंड हो जाता है, ठीक है। और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, इस एंड तो बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये क्या हो जाएगा? ओब्यूल, अपना ये प्यारा सा ओब्यूल हो जाएगा। अब ओब्यूल के अंदर क्या हो जाएगा भाई? ओब्यूल के अंदर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नहीं हाईलाइट किया, दो इंटेगुमेंट है, ठीक है। ये चारे क्या है? इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। देखो, ये क्या हो जाएंगे? ओब्यूल, 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 ओब्यूल। कहाँ लेते हैं? चलिए मिल जाए भाई। इसे हम क्या बोलते हैं? ओब्यूल, है कि नहीं भैया? चलो भैया लिख देते हैं, ओब्यूल लिखना है, ठीक है। अब तुम ये देखो, यहाँ पे इसमें तो न्यूक्लियस होंगे भाई, ओब्यूल के अंदर जो होंगे वो न्यूक्लियस होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं भैया? ये यहाँ पे तो हमारे न्यूक्लियस होंगे, हाँ सर न्यूक्लियस होंगे। तो हम कहाँ लिख देते हैं? यहाँ पे ओब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट हो जा? न्यूक्लियस हो जा, ठीक है। अब तुम देखो, ये सारी बातें समझ में आ गई। देखो, माइक्रोपाइलर एंड की बात बता दें, जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, थोड़ा और कंजस्टेड लिख दिया, माइक्रोपाइलर एंड। अब सारे के बारे में छूट लिख उठा भाई, नहीं लिखा जा रहा। हाँ चलो, अब मैं सारी चीज़ें एक बार देख देता हूँ। देखो, प्लेसेंटा क्या करता है? ओवरी तो कनेक्ट करता है ओब्यूल से। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ओवरी तो कनेक्ट करता है ओब्यूल से, तो कनेक्ट ओवरी टू ओब्यूल, ओवरी टू ओब्यूल। कौन? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या काम करता है? ओवरी से ओब्यूल तो कनेक्ट करता है, ठीक है। फ्यूनिटिल क्या करता है? सॉरी, फ्यूनिटिल क्या करता है? ठीक है, फ्यूनिटिल ये बेसिकली प्लेसेंटा तो ओब्यूल के साथ जोड़ता है। देखो, दो बात मैंने बोला, एक मैंने बोला ओवरी तो ओब्यूल से कनेक्ट करने वाला कौन होता है? प्लेसेंटा। और एक प्लेसेंटा, एक मैंने बोला कि क्या नाम है, प्लेसेंटा तो ओब्यूल के साथ जोड़ने का काम होता था। ये तो प्लेसेंटा है ना, तुम देखो पहले, ये हो जाता प्लेसेंटा और ये हो जाता ओब्यूल। प्लेसेंटा और ओब्यूल से जोड़ने तो ही हम बोलते हैं फ्यूनिटिल। तो ये कहाँ कनेक्ट करता है? कनेक्शन देता है किसके बीच में? फ्यूनिटिल किसके बीच में देता है भैया? प्लेसेंटा एंड ओब्यूल। प्लेसेंटा, ओहो पूरा भी नहीं हो पाएगा, रुक जाओ।
प्लेसेंटा एंड ओव्यूल के बीच तो कनेक्ट करता है, कौन, ये फ्यूनिकल, ठीक है। और हाइलम क्या करता है, हाइलम का फंक्शन क्या होता है, हाइलम क्या होता है, रीजन होता है जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज कर जाते हैं, रीजन होता है ए, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूज कर जाते हैं, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूज्ड होते हैं, उससे हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ये फ्यूनिकल प्लेसेंटा हाइलम की बातें समझ में आ रही। अब उसके बाद हम चलाजल इन तो हम क्या बोलते हैं, अपोजिट टू माइक्रोपाइलर, ये कहाँ पे पाया जाता है, अपोजिट टू माइक्रोपाइलर, अपोजिट टू माइक्रोपाइलर, ठीक है। अब उसके बाद न्यूक्लियस की बात है, न्यूक्लियस की बात है, ये डिप्लॉयड होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस। इसकी डिप्लॉयड क्या होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। वैसे चलाजल की भी प्लॉयड क्या होती है, डिप्लॉयड, सारे हैं। इंटेगुमेंट की क्या प्लॉयड होती है, 2n। ओव्यूल की प्लॉयड क्या होती है, ओव्यूल की बात कर दी जाए तो प्लॉयड क्या होती है बताओ, माइक्रोपाइलर की भी प्लॉयड 2n ही होती है, ठीक है। ओवरी की तो प्लॉयड ही 2n। अब आओ देते हैं, यहाँ पे सबकी प्लॉयड 2n ही होती है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, मास ऑफ सेल जहाँ पे सारे फूड रिजर्व होते हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे मास ऑफ सेल पाए जाते हैं जो कि फूड रिजर्व करने में मदद करते हैं, मतलब फुल रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल, फुल रिजर्व ऑफ फूड, क्या स्टोर हाउस ऑफ फूड कहाँ बोला है, न्यूक्लियस, ठीक है। दो प्रोटेक्टिव यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। ये ओव्यूल हो जाएगा, ये माइक्रोपाइलर इंडो हो जाएगा, यहाँ से ही हमें गाइड मिलेगा, तो इसी तो हम बोलते हैं पूरा। और ये क्या, ये बाहर वाला लेयर, ये तो ओवरी है ना, हर कोई जानता है ये होता है ओवरी। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, आप शायद समझ में आ जाए, ठीक है। बोले हैं पूरा फिर से पढ़ेंगे, बोले हैं मेरा स्पोरेनियम जिसे ओव्यूल बोलते हैं, लेट अस बी फैमिलियर आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ मींस ऑफ द स्टार्च फ्यूनिकल। देखो यहाँ पे फ्यूनिकल का डेफिनेशन क्या बोले हैं, प्लेसेंटा से ओव्यूल तो कनेक्ट करने, तो ओव्यूल तो प्लेसेंटा से जोड़ने वाले तो ही हम बोलते हैं फनिकल। मैंने यहीं पे बोला प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच के जंक्शन तो ही हम बोलते हैं फनिकल, तो वही तो मैंने बोला, प्लेसेंटा तो ओव्यूल के साथ जोड़ने वाले तो फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला ओव्यूल को जब फनिकल जिस रीजन में फ्यूज कर जाए उसे हम बोलते हैं हाइलम। मैंने बोला जिस रीजन में ओव्यूल और फ्यूनिकल मिल जाएं या फ्यूज कर जाएं तब हम इसे बोलेंगे हाइलम। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, जिस रीजन में ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में फ्यूज कर जाएं उसे हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। 10 हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा जा सकता है कि जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल एंड जंक्शन क्या है, हाइलम कहाँ के बीच का जंक्शन है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन तो ही हम बोलते हैं हाइलम। तो यहाँ पे ये है, और नीट 2023 में पूछा गया है जरूर, ठीक है। ईच ओव्यूल हैव
वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वलप जिसे हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट इन सर्किल, जहाँ इन इंटेगुमेंट के अंदर क्या होता है न्यूसेलस, और जहाँ पे एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर वाले रीजन में यहाँ पे न्यूसेलस एब्सेंट होता है। माइक्रोपाइलर वाले इंटेगुमेंट में रीजन, यहाँ पे इंटेगुमेंट माइक्रोपाइलर एंड में इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं, पाए नहीं जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट वाले माइक्रोपाइलर वाले रीजन में इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं। वेयर ऑफ द स्मॉल ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर, वहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं पाए जाते हैं। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर इंड तो हम बोलते हैं चलाजल इंड, जो कि बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही हर एक चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड द इंटेगुमेंट मास ऑफ द सेल। अब इंटेगुमेंट के अंदर हमें मास ऑफ सेल देखने को मिला जिसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होते हैं मोस्ट एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल तो कैरी करता है। और कहाँ पे न्यूसेलस पाया जाता है? एम्ब्रियो सेल के अंदर। मैंने बोला न्यूसेलस कहाँ पे पाया जाता है? न्यूसेलस फूड मटेरियल तो रिजर्व करता है, और कहाँ पे लोकेटेड होता है न्यूसेलस? एम्ब्रियो सेल के अंदर, और या बोल सकते हो फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो सेट या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कौन होता है? न्यूसेलस। यहीं पे सारे फूड स्टोर होते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सेट इज नोन एज मेगा स्पोर। बोले एक अदर ओव्यूल की बात है, जनरली ओव्यूल के पास बात करिए तो सिंगल एम्ब्रियो सेट होता है, इसे बोलते हैं मेगा स्पोर। तो मुझे दूसरी बात बताओ, न्यूसेलस कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूसेलस लोकेटेड इन दी कहाँ पे? न्यूसेलस कहाँ पे लोकेटेड होता है? फिर से देखो, फिर से पढ़ो। लोकेटेड इन दी न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सेट। तो कहाँ पे? इन द एम्ब्रियो सेट। एम्ब्रियो सेट के अंदर ही हमारा न्यूसेलस एम्ब्रियो सेट। ठीक है, अब हम आते हैं सिंगल एम्ब्रियो सेट, इसे हम बोलते हैं मेगा स्पोर। मेगा स्पोरोजेनेसिस उसी तरीके से जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब इसी तरीके से मेगा स्पोरोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भैया, अब मेगा स्पोरोजेनेसिस तो तोड़ो सब। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करने को ही हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है बेसिकली अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझते हैं। अब देखो, लिख देते भैया, जो तुम बोलो भैया मालिक। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन तो ही हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब ये क्या होता है? यहाँ पे न्यूसेलस के अंदर क्या होता है बेसिकली? मेगा स्पोर मदर सेल। बेसिकली अगर बात कर दिया तो इसी न्यूसेलस के अंदर तो छोड़ नहीं होता है। बेसिकली अगर बोला जाए तो इसके अंदर भी वही होता है, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या होता है इस एम्ब्रियो सेल के अंदर? क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल होता है। क्या होता है भैया? और पतला कर दे रहा हूँ, तुम देखो इस एम्ब्रियो सेल के अंदर कुछ और नहीं होता है, बेसिकली मेगा स्पोर मदर सेल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे भी मेगा स्पोर मदर सेल, 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 यहाँ सब भी भरे होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अब हम मेगा स्पोर मदर सेल तो और ध्यान से देखते हैं, आओ देख लेते हैं। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल बनाने दो भाई। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, देख देते हैं भैया मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर की मम्मी तो नहीं हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल।
अब इनके अंदर मियोसिस होगा, तो ये क्या बना लेंगी, मेगास्पोर बना लेंगे। यही तो हो जाए ना भाई, इससे ज़्यादा तो कुछ हो जाए नहीं, यही हो जाए ना भाई। अब ये कैसे बनाते हैं, तो अब ये देखने वाली बात होती है। अब देखो, पहले मेगास्पोर मदर सेल हो जा, मान लो लेट डे सपोज हम एक सेल तो मान ली ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये एमएमसी लिख दे रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल हो जाएंगे। अब इनके अंदर मियोसिस हुआ, क्या हुआ, मियोसिस हुआ। अब मियोसिस जो होता है ये तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, और मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। हाँ सर, तो ये 2 सेल में बट जाएंगे। कितने सेल में बट जाएंगे, मान लो लेट सपोज इन्हें पैक कर दो हालांकि, ठीक है। अब ये 2 सेल में बट जाएंगे। भाई मियोसिस डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो 1 से 2 में बढ़ जाएंगे। इसे हम बोलेंगे मेगास्पोर डायड सेल। फिर मियोसिस सेकेंड हो जाएगी, भाई होगी तो मियोसिस सेकेंड। अब जब मियोसिस सेकेंड हुआ तो ये बदल गई 4 सेल में। कितने सेल में, 4 सेल में, ठीक है। 2 3 4, इसे हम बोले मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन हम थोड़ी देर बाद क्या देखे, इसमें से 3 डी जनरेट कर दी। इसमें से हम थोड़ी देर बाद देखे एक ये, कोई भी हम ये नहीं बोला कि यही मरेगी, लेकिन 3 सेल उसमें से डी जनरेट हो जाए, 3 सेल डी जनरेट कर जाए। और जब 3 सेल डी जनरेट कर जाए तो बचे 1 सेल, कुल मिलाते 4 सेल बचे थे, बने थे। भाई बचे तो 1 सेल, तो अब ये आगे जाके क्या बना जी, इसी तो हमने बोला फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाए, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। 3 तो डी जनरेट करते ना, तो 1 ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा। वन फंक्शनल मेगास्पोर, समझो पहली बात। अब मैंने बोला मेगास्पोर सेल से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाना था, कैसे बना, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस फर्स्ट किया तो मेगास्पोर डायड बन गया, फिर सेकेंड मियोसिस क्या, मेगास्पोर टेट्राड बना लिया, फिर उसमें से 3 डी जनरेट कर दे तो 1 ही बचे फंक्शनल। हाँ, 1 ही फंक्शनल, और इसी वजह से हम इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि 3 तो डी जनरेट कर जाते हैं, 1 बचते हैं, इस वजह से हम इसे बोलते हैं भैया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि भैया ये सिंगल फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेगास्पोर, इसी वजह से हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एम्ब्रियो से एक सिंगल मेगास्पोर फॉर्म होने तो ही हम बोलते हैं मोनोस्पोर। क्यों बोलते थे, बिकॉज क्यों ऐसा बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि भैया क्योंकि एम्ब्रियो से ए सिंगल मेगास्पोर में बनना, मतलब फॉर्म ए सिंगल मेगास्पोर, एम्ब्रियो से एक सिंगल मेगास्पोर बनने तो ही हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब उसके बाद समझो
यहाँ पे कुल मिलाते 1 फंक्शनल मेगास्पोर हो गया, ठीक है। अब जो ये एक फंक्शनल मेगास्पोर दिख रहा है, ये फाइनली अब माइटोसिस करेगी। क्या करेगी? माइटोसिस। अब सुनते जाओ भाई, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है, ये करेगी, ये क्या करेगी? माइटोसिस। मियोसिस नहीं भाई। हालांकि अभी अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो माइटोसिस फर्स्ट करेगी, बस समझिए। अब माइटोसिस फर्स्ट करी तो इसमें जो प्लॉइडी, जैसे कि फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी यन है, यहाँ पे भी फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी यन है, यहाँ पे भी जितने मेगास्पोर टेट्राड बने इनकी भी प्लॉइडी यन ही है, यहाँ पे भी मेगास्पोर की प्लॉइडी यन है, लेकिन माइटोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n है। समझो। अब ये माइटोसिस क्या, माइटोसिस में हमेशा पेरेंट के जो क्या नाम है प्लॉइडी होता है वो रिमेन सेम रहता है। मतलब अगर यन है तो यन ही रहेगा, आगे जाते फर्दर बदलेगा नहीं, ठीक है, बदलेगा नहीं। 1 मिनट दियो भैया। हाँ भैया, तो माइटोसिस करेगा तो प्लॉइडी सेम रहेगा। 1 मिनट, माइटोसिस करेगा प्लॉइडी सेम रहेगा, प्लॉइडी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये भाई जाहिर सी बात है, अब एक सेल से क्या करेगा, माइटोसिस 2 सेल बनाएगा, इस चलिए। लेकिन क्या इनकी प्लॉइडी अलग हो जाएगी? मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्या इनकी प्लॉइडी अलग हो जाएगी? नहीं, इनकी प्लॉइडी भी रिमेन सेम रहेगी। जब माइटोसिस फर्स्ट किए तो यहाँ पे एक सेल बना कि नहीं बना? हाँ सर। अब मैंने बोला अब ये सेकेंड मियोसिस करेंगे, सॉरी माइटोसिस करेंगे। क्या मैंने बोला? माइटोसिस सेकेंड किए, मैंने बोला जब ए से 2 सेल बने तो क्या 2 से 4 सेल नहीं बनेंगे? मतलब 1 से 2 बनाएंगे, फिर 1 से 2 बनाएंगे, तो 4 सेल नहीं बनेंगे? बना दिया भाई। अरे तुम बताओ ना, 4 सेल नहीं बनेंगे? तो मियोसिस सेकेंड जब किए इन्होंने 4 सेल बनाए कि नहीं? हाँ, 4 सेल बनाए। और अब ये जो 4 सेल हैं, अब इनसे फिर मियोसिस थर्ड करेंगे, 4 सेल, इनकी भी प्लॉइडी हैप्लॉइड रहेगी, यन, इनकी भी प्लॉइडी। अब मियोसिस थर्ड हो जा, सॉरी माइटोसिस बोलना रहता है, मियोसिस बोलते थे। मियोसिस थर्ड हो जाएगा और इस मियोसिस से हमारे टोटल कितने सेल बन जाएंगे? 8। ये सारी चीज़ अभी ओव्यूल के अंदर चल रही है भैया, ओव्यूल के अंदर चल रही है। यन सारे एप्लॉयड हैं, कोई डिप्लॉयड नहीं, ठीक है। मियोसिस है। अब हम इनका कैसे अरेंजमेंट करते हैं जरा हम देते हैं एम्ब्रियो के अंदर, क्योंकि भैया देख ये सारी चीज़ें ओव्यूल के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है, ओव्यूल के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है। अब हम इनका कैसे अरेंजमेंट करते हैं जरा ये देखो। फाइनली देखो, जब ये 2 सेल बन जाते हैं, मतलब जब एक फंक्शनल मेगास्पोर से 2 सेल मियोसिस फर्स्ट हुआ तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, लेकिन सेल वॉल तुरंत नहीं फॉर्म हुआ। मतलब मैंने बोला जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं फॉर्म हुआ, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन हुआ या फेंडी हुआ, बट सेल वॉल इमीडिएटली नॉट फॉर्म। समझो बात। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने बोला यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ,
लेकिन एक बात समझ लो कि सेल वॉल इज नॉट फॉर्म। सेल वॉल नहीं फॉर्म हुआ। ठीक है, अब चलो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ये पूरा एक हमारा यहाँ पे बात कर दिया है, तो 3 सेल ऊपर आ जाए। पहले जब फर्स्ट डिवीजन हुआ, समझो बात, तो फर्स्ट डिवीजन हुआ तो 1 सेल ऊपर आए 1 सेल नीचे आए, मतलब कुल मिलाते 3 सेल, उसमें से 3 वो ऊपर चले जाए, 2 सेल नीचे चले जाए। ठीक है, अब थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन तीनों सेल तो सॉरी फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बोला इन तीनों सेल तो 1 2 3 सेल है। हाँ सर, अब ये तीनों सेल तो हम क्या नाम दिए, इन तीनों सेल तो मिला दिया जाए तो इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। यहाँ पे फिर उसके बाद आओ 2 सेल यहाँ पे आ जाए, इन दोनों सेल को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों सेल को हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट। और एज जो होता है वो एज सेल होते हैं। और सिनर्जिस्ट प्लस एस सेल को मिला दिया जाए तो एज एपरेटस सेल बन जाता है। ठीक है, एज एपरेटस में अब रुको, बीच में अरे टोटल 8 सेल बने, 1 2 3 ऊपर 3 नीचे, 6 ही सेल हुए ना। अब 2 सेल बचे, 2 सेल बचे, एक सेल और आया, इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और इसी में एक सेल और ऊपर आ गया, इन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्योंकि ये बीच में होते हैं इस वजह से इन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, और या तो इन्हीं तो हम बोलते हैं जब दोनों सेल सेंटर्ड में आ जाए तो इन्हीं तो हम बोलते हैं सेंटर्ड सेल, सेंटर्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई और सेंटर्ड सेल इन्हीं को बोलते हैं। क्या सब बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई भैया? हर एक चीज़ पूरा प्रॉपर वे में हर एक चीज़ बताया। टोटल 8 सेल थे, 3 एंटीपोडल सेल, एक सुनो आप तो मिला के मैं एक चीज़ बोलूँ क्या सर? मैंने बोला जब 2 सेल फॉर्म हुए तो यहाँ पे सेल वॉल फॉर्म हुआ। कुल मिला तो तुम सेल कितने हैं टोटल तुम गिनो सर? 1 सेल हो जाए, 2 सेल हो जाए, 3 सेल हो जाए, 4 सेल हो जाए, और फिर उसके बाद 5 सेल हो जाए, 6 सेल हो जाए, 7 सेल हो जाए, और कितने न्यूक्लियस हो जाए देखते हैं। 8 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 6 7 8, मतलब इसे हम बोल सकते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियस बोल सकते हैं। 7 सेल्ड एंड
8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोल सकते हैं। हाँ भाई, हाँ बोल सकते हैं ना। चलो, तो हमारा फाइनली इतना तो चीज़ ख़त्म कर दिया। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी। अब मज़ा आ जाए एनसीईआरटी पढ़ने। और भाई शायद 2 वीडियो रहेगा, वो तो पूरा पक्का हो जाए, शायद नहीं, क्योंकि भाई अच्छे चैप्टर्स समझाने में समय लगता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, इसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट इनटू अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। इन्होंने बोला ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट किसमें चला जाता है, सिंगल मेगास्पोर, इसे हम बोलते हैं इन द माइक्रोपाइलर रीजन of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The megaspore mother cell under the meiotic division. What is the important to megaspore mother cell under meiosis? जो उसका पोलैरिटी होता है वो हाफ हो जाता है। मियोसिस रिजल्ट इन दी प्रोडक्शन ऑफ द 4 मेगास्पोर। मियोसिस करने का ये नहीं बताया पहले 2 सेल बनेगा फिर 4 सेल बनेगा। तो मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल में टोटल 4 सेल बने, 4 मेगास्पोर। अब बोले फीमेल गेमेटोफाइट में इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोरिक फंक्शन बोल रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखा गया, 3 तो डीजेनरेट करते हैं लेकिन 1 फंक्शनल मेगास्पोर बचे। बोले 3 डीजेनरेट करते, 1 ही फंक्शनल मेगास्पोर सही। 1 ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, 3 डीजेनरेटर। ओनली दी 1 फंक्शनल मेगास्पोर इन दी डेवलप इनटू अ फीमेल गेमेटोफाइट। इस मेथड को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब सिंगल मेगास्पोर इस फॉर्म होता है कहाँ पे, एम्ब्रियो साइट के अंदर। फॉर एम्ब्रियो साइट फॉर्मेशन फॉर्म आ सिंगल मेगास्पोर इंटरमेडियो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अरे यार मैं तो उससे अच्छा समझा दिया हूँ ठीक है। अब आगे आते हैं, अब जो सिंगल मेगास्पोर है अब आगे पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेट इन अ लिटिल मोर डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड इनटू अ माइटोटिकली टू फॉर्म ऑफ द 2 न्यूक्लियाई। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो सिंगल मेगास्पोर है, फंक्शनल सिंगल मेगास्पोर हो रहा, फंक्शनल हटो भाई, हाँ फंक्शनल जो मेगास्पोर हो रहा ये माइटोटिक करेगा। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक। और जब माइटोटिक करेगा तो क्या साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे, नहीं, ये सिर्फ करेगा न्यूक्लियाई डिपेंड होना। तो मतलब 1 न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई में बटेंगे, फिर मूव कहाँ चल जाएंगे, अपोजिट पोल। सबसे पहले मैं तो ये नहीं बताया हूँ कि जो ये 2 सेल बने, ये जो 2 सेल बने हैं, ये 2 सेल बने हैं वो दोनों न्यूक्लियाई आपस अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। तो मिलाते मैं बोलना चाहूँ, अगर मुझे और अच्छे से बताना हो, देखो जो ये यहीं से बनाना शुरू करो तो जो ये न्यूक्लियाई बने वो दोनों पोल की तरफ भाग जाते हैं, एक पोल की तरफ ये, एक पोल की तरफ ये भाग जाते हैं। यही बोलना चाहता है कि जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल पे। दे फॉर्मिंग दी 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेट। और तब हम इसे बोलेंगे 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेट। क्या बोलेंगे भैया, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेट बोलेंगे। इस पोर्शन को हम बोलते हैं 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेट। अब बोला है फिर 2 बार 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन बोले हैं, इसके बाद 2 और बार मियोसिस हो जा, माइटोसिस हो जा, 2 बार माइटोटिक डिवीजन हो जा। उसके बाद क्या रिजल्ट हो जा, मतलब सबसे पहले 2 सेल से फिर माइटोटिक हो जा तो फिर 4 सेल बनेंगे, 4 न्यूक्लियर बनेगा और फिर 8 न्यूक्लियर बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो से। अब बोले इट इज अ इंटरेस्ट, तुम्हें ये बात जानते बहुत इंटरेस्ट लेनी चाहिए कि माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बोले माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। दैट मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय द इमीडिएटली, सुनो बात, अभी बाय सेल वॉल फॉर्मेशन
बोला जाता है कि न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में बोला है न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए लेकिन तुरंत इमीडिएटली मतलब तुरंत बाद सेल वॉल नहीं फॉर्मेशन होता है। नॉट फॉलोड इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन, तुरंत बाद सेल वॉल नहीं फॉर्म होता है। आफ्टर 8 न्यूक्लियस स्टेज मतलब जब 8 न्यूक्लियस बन जाता है तो सेल वॉल आर लेट डाउन, क्या कहते हैं सेल वॉल फिर बनती है, सेल वॉल लेट डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। तो तुमसे पूछेगा क्या फीमेल गैमेटोफाइट में सेल वॉल तुरंत बन जाती है न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद? नहीं, तुरंत नहीं बनती है। तो इसीलिए लिखा है न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाई इमीडिएटली बाई द सेल वॉल फॉर्मेशन। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन by the cell wall formation. After 8 nuclear stage cell wall are laid down of the typical female gametophyte of or embryo cell। ठीक है। ऑब्जर्वेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेल। बोला है कि अब हम और अच्छे देखते हैं एम्ब्रियो सेल में जो सेल का अरेंजमेंट है, वो देखते हैं। बोले 8 में से 6 सेल मतलब 8 न्यूक्लियाई में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड इनटू अ सेल। बोला है कि ऐसा है भाई, देखो अगर मुझे बहुत पतला से बनाना हो, लो भैया बना दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ टोटल कितनी न्यूक्लियाई हैं? सर 8 न्यूक्लियाई हैं। मैंने बोला टोटल 8 न्यूक्लियाई में से जो 8 न्यूक्लियाई के ऊपर ये सेल वॉल है, ये दूसरा सेल वॉल है, ये तीसरा सेल वॉल है, उसी तरीके से चौथा सेल वॉल है, पांचवा सेल वॉल है, छठवा सेल है। टोटल 8 न्यूक्लियाई में से 6 न्यूक्लियाई पे सेल वॉल बन जाती है। यही तो लिखा है, समझने चपरे या तो 8 न्यूक्लियाई में से 6 न्यूक्लियाई सराउंड हो जाते हैं सेल वॉल पे, मतलब सेल वॉल उनके बाहरी लेयर पे आ जाता है इनटू सेल। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई बचे हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि इनके पास सेल वॉल रहता है कि नहीं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई इन्हीं तो हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं रहता है। सिचुएटेड बिलो द एज अपैरेटस इनटू अ लार्ज सेंट्रल सेल, और ये लार्ज होते हैं इसीलिए हम बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। क्या ये बात समझ में आई भाई? इतना प्यार से एक एक लाइन एक एक चीज़ हम फाइनली हर एक चीज़ समझाते हुए मज़ा आ गया था भाई। ठीक है। अब बोले देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो। ठीक है। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और इस एंड को बोलते हैं चलाजल एंड। चलाजल एंड, ठीक है। तो बोले देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट एज apparatus। बोले हैं कि जो माइक्रोपाइलर वाले रीजन में माइक्रोपाइलर एंड के पास जो तीनों सेल हैं उन्हें हम बोलते हैं एज apparatus। अरे ये तो मिलाते ये बोले हैं कि जो माइक्रोपाइलर वाले रीजन में 2 सिनर्जिस्ट सेल और 1 एज सेल। याद रखना मैं ये नहीं लिखवाया हूँ कितने सिनर्जिस्ट होते हैं, 2 सिनर्जिस्ट होते हैं, 1 एज सेल होते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये कुल मिला के बना लेते हैं एज apparatus। क्या बना लेते हैं? एज apparatus। ठीक है। तो यही बोला 3 सेल कुल मिला के इन्होंने टोटल बोल दिया। माइक्रोपाइलर एंड पे मिल के क्या बना लेते हैं? एज apparatus। एज apparatus में 2 सिनर्जिस्ट सेल होते हैं, 1 एज सेल होते हैं। दिस सिनर्जिस्ट हैव द स्पेशल सेलुलर थिकनेस एट द माइक्रोपाइलर टिप इट फिलिफॉर्म apparatus। और फिलिफॉर्म apparatus का रूल क्या होता है? पॉलन ट्यूब को गाइड करना, गाइडिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिस्ट। दिस सेल एट द चलाजल एंड, इसलिए हम बोलते हैं एंटीपोडल। बोला है जो चलाजल एंड के पास की बात जो तीनों सेल होंगे उसे हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। द लार्जेस्ट सेंट्रल सेल आर मेंशन इन अर्लियर 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। मैंने क्या लिखा है? मैंने कुछ और लिखा क्या? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल।
तो भैया हमारा कुल मिलाते ख़त्म हो जाए। अब पॉलिनेशन पे हम लोग आ चुके हैं। अरे मज़ा आया कि नहीं भाई? एक एक लाइन भाई समझाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। एक एक लाइन समझा रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन पे। चलो भैया अब हम लोग पॉलिनेशन पे पढ़ते हैं ना। अब पॉलिनेशन देखो, अब इधर दोनों से मेल गैमेट बन जाए, फीमेल गैमेट बन जाए, ठीक है, बन जाए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन। भैया पॉलिनेशन क्या होता है बेसिकली? अब पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है। तो अब हम लोग पूरा पॉलिनेशन का मेथड, हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे। पहले देख लेते हैं पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद पॉलिनेशन हम लोग समझें। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, पेस्टल टर्म ऑफ पॉलिनेशन। कुल मिलाते बस सीधी सी बात। ठीक है, हम लोग पॉलिनेशन पूरा समझेंगे अच्छे से। देखो सीधी बात, पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो पॉलन ग्रेन बन गया था अब वो स्टिग्मा पे जाते लैंड कर जाए, इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब काइंड ऑफ पॉलिनेशन अभी आगे बता दूंगा पूरा अच्छे से। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव विथ इन द 7 फ्लोर। इतना हो गया। अब आओ हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये तो मैंने हल्का सा बता दिया था। अब एक नया टर्म आया पॉलिनेशन। क्या है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट एट दी स्टिग्मा, ऑन स्टिग्मा या एट स्टिग्मा, जो भी बोलो। इसी तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं। हीट होते हैं ऑटोजेमी, हीट होते हैं ऑटोजेमी। दूसरा होता है जेटेनोजेमी। एक मिनट चलिए तब पड़ जाएगा। चलो एक काम करते हैं भैया, इसका हम लोग पार्ट 2 रखते हैं। पार्ट 2 में सारी चीज़ें 2 घंटे में सारी चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन हमें लगता है सेकंड वाले में करते हैं और अच्छे से समझते क्योंकि ठीक है सेकंड पार्ट पे। चलो भैया हम लोग पार्ट 1 कवर कर लेंगे, पार्ट 2 में पूरा पॉलिनेशन कवर करेंगे।